कोरिया में एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। लोग आराम से अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे और बीच में चल रहा ये लड़का हमारी कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है। ध्यान से देखो तो बंदा दिखने में काफी हैंडसम भी है, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलते चलते फोन चलाता रहा तो इसकी गर्दन गधे की तरह लटक जाएगी। वो फोन में इतना खोया हुआ था कि सीधे जाकर एक आदमी से टकरा गया। सामने वाला उसे जमकर गालियां देने लगा और सच कहें तो गलती भी पूरी इसकी ही थी। हमारा हीरो तुरंत अच्छे बच्चे की तरह उससे माफी मांग लेता है। ऐसे ही इसकी बोरिंग और नॉर्मल सी जिंदगी कट रही थी, लेकिन तभी जब ये मन ही मन अपनी बोरिंग लाइफ को कोस रहा था, अचानक पूरे इलाके में एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। वो इतनी अजीब आवाज थी कि हर कोई वहीं रुक जाता है। लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि आखिर हुआ क्या है कि तभी बूम, एक और धमाका हो जाता है। आसमान से बिजली सीधा जमीन पर गिरती है और उसके पास खड़े कई लोगों को पल भर में राख बना देती है। ये नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां पेपर प्लेन की तरह हवा में उड़ने लगती हैं। लेकिन असली नाइटमेयर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि इसके बाद चारों तरफ लगातार बिजली गिरने लगती है और ये कोई आम बिजली नहीं थी। ये तो मानो आसमान से गिरते हुए छोटे छोटे मीटियोर्स थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगता है। जो शुरुआत में एक अजीब इंसिडेंट लग रहा था, वो देखते ही देखते पूरे शहर में लाइटनिंग अपोकलिप्स बन चुका था। सोचो, एक लाइटनिंग बोल्ट कितनी तबाही कर सकता है। अब उसी को 10,000 गुना बढ़ा दो। हमारा बेचारा प्रोटैगोनिस्ट भी उन हजारों लोगों में शामिल था जो जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसी दौरान उसके पास एक लड़की भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी। हमारे हीरो को लगा कि शायद पहली बार उसे किसी की मदद करने का मौका मिला है। वो उसे जोर से चिल्लाकर अपनी तरफ बुलाता है ताकि दोनों साथ में सेफ जगह पहुंच सकें। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक एम्बुलेंस वहां आकर रुकती है और लड़की को अंदर बैठा लेती है। अब उस लड़की को भागने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अब उसे कभी भी भागने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि अगले ही पल एक लाइटनिंग बोल्ट सीधे एम्बुलेंस पर गिरती है और वो पल भर में खत्म हो जाती है। हमारा हीरो ये सब देखकर और भी बुरी तरह डर जाता है। वो रोते हुए भागता रहता है, आधा ट्रॉमा की वजह से और आधा इसलिए क्योंकि ये सब सच में किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। लेकिन किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बड़ा सा ट्रक पूरी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था। बस कुछ ही सेकंड और ये ट्रक उसे सीधा दूसरी दुनिया भेज देता। लेकिन ठीक उसी पल एक तेज सफेद रोशनी उसकी आंखों के सामने छा जाती है और इससे पहले कि ट्रक उसे टक्कर मार पाता, उसका पूरा शरीर एक मिस्टीरियस पोर्टल के अंदर खिंच जाता है। उधर किसी दूसरी जगह जहाँ इस वक्त रात थी, आसमान से वही पीली लाइटनिंग गिरती है। हमें नहीं पता कितना वक्त बीता, लेकिन एक बात जरूर पता है, हमारा हीरो बच चुका था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका सिर अभी भी घूम रहा था। ट्रक की याद से उसका दिमाग अभी तक हिला हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका ध्यान अपने आसपास की चीजों पर जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो है कहाँ। जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। आसमान में उड़ने वाले पक्षी किसी हॉरर गेम के मॉन्स्टर्स जैसे दिखाई दे रहे थे और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आसमान में एक नहीं बल्कि दो मून मौजूद थे। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि ये वो कोरिया बिल्कुल नहीं था जिसे वो जानता था। ये सोचकर उसे सिटी वाली लाइटनिंग से भी ज्यादा जोर का झटका देता है और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उसे जबरदस्त ठंड लग रही थी। सिर्फ हाथ पैर नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर जम रहा था। एक बात बिल्कुल साफ थी, ये जगह अर्थ नहीं है। वो ऊपर नजर उठाकर देखता है कि तभी उसे एहसास होता है कि आसपास कई डरावने मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। कंफ्यूज्ड होकर वो खुद से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं है। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही सामने देखता है उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा बेर खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भेड़ियों का एक पूरा झुंड उस बेर पर टूट पड़ता है। सीन अचानक बदल जाता है। अब एक डॉक्टर किसी डेटा को एनालाइज करते हुए बता रहा था कि जब ये लड़का होश में आया था तब वो 2 मून वाले एक ऐसे प्लेनेट पर था जहाँ पूरा जंगल मॉन्स्टर से भरा हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो वहां से जिंदा वापस कैसे लौट आया। इधर हमारा प्रोटैगोनिस्ट किसी बात को लेकर अभी भी परेशान दिखाई देता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो विशाल बेर पहले ही मारा जा चुका था और अब सारे वुल्व्स उसकी बॉडी को चीड़ फाड़ रहे थे। ये सब देखकर हमारा हीरो पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक सफेद वुल्फ चुपचाप उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैसे ही उसकी नजर उस वुल्फ पे पड़ती है, वो बिना एक सेकंड गंवाए पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देता है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, सरवाइव करना। वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्रीज टू लेवल 1। ये देखकर वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो अपना बैलेंस खो देता है और लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। हालांकि आखिरी सेकंड में वो पास की कुछ झाड़ियों को पकड़ लेता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। लटकते हुए वो सोचने लगता है कि आखिर कुछ देर पहले उसके दिमाग में जो आवाज सुनाई दी थी वो थी क्या। इसी दौरान उसकी नजर सामने उगे कुछ अजीब से फ्रूट्स पर पड़ती है। भूख से उसका बुरा हाल हो चुका था। वो सोचने लगता है कि क्या ये खाने लायक हैं? तभी उसकी नजर बगल में जाती है। कुछ एंट्स आराम से वही फ्रूट्स खा रही थी। बस फिर क्या था, उसे और किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ी। वो बिना एक पल गंवाए उन फ्रूट्स को तोड़कर खुद भी खाना शुरू कर देता है। झाड़ियों के अंदर से अचानक कुछ हिलने की आवाज आती है। कोई खतरनाक क्रीचर अपनी तेज चमकती आंखों से उसे घूर रहा था। अगले ही पल एक विशाल स्नेक बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपट पड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे निगल पाता, कहीं से एक जायंट फ्रॉग आता है और पूरे के पूरे सांप को ही कच्चा चबा जाता है। ये सब देखकर हमारा हीरो बिल्कुल सुन्न रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये जगह सच में बहुत अजीब थी, या फिर शायद वही पागल हो चुका था। समय बीतता जाता है और अब उसे इस रहस्यमयी दुनिया में आए हुए लगभग 67 दिन हो चुके थे। लेकिन शुरुआत में जिन वुल्फ से उसका सामना हुआ था वो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि पता नहीं कब वो अचानक पीछे से हमला कर दें। और वैसे भी इस जंगल में सिर्फ वुल्व्स ही एक अकेला खतरा नहीं थे।
यहाँ उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, इसलिए उसे किसी भी हालत में एक सेफ जगह ढूंढनी थी। अब उसे यहाँ रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका था। ऊपर नजर डालते ही उसे पेड़ पर उगा हुआ एक बड़ा सा केला दिखाई देता है। वो उसे तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है कि तभी उसके सामने सिस्टम का मैसेज दिखाई देता है, स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज टू लेवल 1। अब तक लगातार सर्वाइव करते करते उसका शरीर भी पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़का पहले बिल्कुल नॉर्मल था, अब उसकी बॉडी काफी मस्कुलर हो चुकी थी। इस जंगल ने उसे जबरदस्ती इवॉल्व होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली थी। वही छोटा वुल्फ पप आज भी उसके पीछे पड़ा रहता था। वो हर हाल में उसका पीछा करता रहता। हमारे हीरो को भी उसकी आदत लग चुकी थी। अगर एक दिन वो नजर नहीं आता तो उसे उसकी कमी महसूस होने लगती है। तभी अचानक उसे अपने पीछे कुछ गिरने का एहसास होता है। वो तुरंत ऊपर देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक विशाल गोरिल्ला पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। किस्मत अच्छी थी कि हमारा हीरो आखिरी सेकंड में उसका हमला डॉज कर लेता है और जिस डाल को पकड़कर वो गोरिल्ला लटका हुआ था वो टूट जाती है। नीचे गिरते ही वो सीधे उसी वुल्फ पप के ऊपर जा गिरता है। बेचारा वुल्फ बुरी तरह घायल हो जाता है। ये सब देखकर हमारा हीरो बिना कुछ सोचे गोरिल्ला की तरफ दौड़ पड़ता है और मौका मिलते ही उसकी आंख पर जोरदार हमला कर देता है। लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर के लिए ये हमला बिल्कुल भी काफी नहीं था। गुस्से में गोरिल्ला उसे उठाकर दूर फेंक देता है। हमारा हीरो सीधा जाकर एक पेड़ से टकराता है, लेकिन गोरिल्ला यहीं नहीं रुकता। वो दोबारा पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जमीन पर पड़े पड़े हमारा हीरो खुद से कहता है, ये मूव सच में बहुत बेवकूफी वाला था। सीन एक बार फिर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर हैरानी से पूछता है कि क्या तुमने सच में ये सब किया था? इस पर लड़का जवाब देता है कि वो हमेशा भागता नहीं रह सकता था। अगर हर फाइट से वो बचकर भागता रहता तो कभी कुछ बदलता ही नहीं, क्योंकि वो जहां भी जाता वहां पहले से किसी न किसी का रूल होता। इधर जंगल में गोरिल्ला अब आखिरी हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वही घायल वुल्फ अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे हीरो को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट बेहोश हो जाता है और बाकी वुल्व्स मिलकर गोरिल्ला पर टूट पड़ते हैं। उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो जिंदा है। हैरानी की बात यह थी कि वुल्व्स ने बेहोशी की हालत में भी उस पर हमला नहीं किया। शायद उन्हें लगा था कि उसने पहले उनके वुल्फ पप की जान बचाई थी। वो छोटा पप असल में वुल्फ किंग का बेटा था, वही वुल्फ किंग जो पूरे क्रिम्सन वुल्व्स झुंड का लीडर था। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। अब जब पूरा वुल्फ पैक दौड़ता तो हमारा हीरो भी उनके साथ दौड़ता था। एक दिन दौड़ते दौड़ते उसकी नजर अपने छोटे दोस्त पर पड़ती है। वो पूरी तरह थक चुका था, इसलिए हमारा हीरो उसे गोद में उठा लेता है और बाकी रास्ता उसे खुद लेकर दौड़ता है। अब उसे इस जंगल में रहते हुए 2 साल हो चुके थे। धीरे धीरे वुल्व्स ने भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। फिर 3 साल बीत जाते हैं। अब हमारा हीरो पेड़ों पर चढ़ने में भी एक्सपर्ट बन चुका था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो अभी तक इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया था। उसे अब तक किसी भी सिविलाइजेशन का कोई निशान नहीं मिला था। आखिरकार वो पूरी तरह वुल्फ फैमिली का सदस्य बन चुका था। अब वो उनके साथ उनकी लड़ाइयों में हिस्सा लेता और अपने नए परिवार के लिए लड़ता था। देखते ही देखते 120 साल बीत गए। अब उसे लगने लगा था कि शायद इस पूरे प्लेनेट पर वही अकेला इंसान बचा है। सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश में उसने कई नए दोस्त बनाए, लेकिन उसी दौरान उसने अपने कई पुराने साथियों को हमेशा के लिए खो भी दिया। उसे अब तक ये तक याद नहीं था कि आज कौन सी तारीख है। उसे बस इतना महसूस होता था कि शायद सैकड़ों साल बीत चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। सीन फिर डॉक्टर के पास लौटता है। डॉक्टर पूछता है, तो वुल्फ किंग बनने के बाद भी पूरे 500 साल तक तुम्हें कोई सिविलाइजेशन नहीं मिली? और अगर ऐसा था तो आखिर तुम वापस अर्थ कैसे लौटे? इस बार लड़का गहरी सांस लेकर जवाब देता है, उसने लूनर हिल पर कब्जा करने के लिए पूरी गोरिल्ला रेस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और देखते ही देखते वहाँ एक विशाल युद्ध शुरू हो गया। चारों तरफ सिर्फ दहाड़ें, चीखें और लड़ाई की आवाजें गूंज रही थीं और इस महायुद्ध के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी रफ्तार से एक गोरिल्ला की तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी हमारे हीरो ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी। अचानक उसके आसपास की पूरी दुनिया बदलने लगती है और अगले ही पल वो एक बार फिर कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पे पाता है। उधर एक लड़की किसी अजीब सी मशीन पे मिले रेडियो सिग्नल्स को एनालाइज कर रही थी। वो अचानक चौंक जाती हैं। वो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डायमेंशनल एनर्जी नॉर्मल लेवल से कई गुना ज्यादा पहुंच चुकी थी। उसका साथी तुरंत उसे पोर्टल कंट्रोल टीम को कोऑर्डिनेट्स भेजने के लिए कहता है। लड़की बिना देर किए सारी इन्फॉर्मेशन भेज देती है और तभी उनके सामने हवा अचानक फटने लगती है। एक बड़ा सा पोर्टल धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। ये देखते ही वहां मौजूद सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं और अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। शॉकवेव इतनी ताकतवर थी कि वहां मौजूद हर इंसान जमीन पर जा गिरता है। वहां सच में एक पोर्टल खुल चुका था। एक आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है, मैं मरना नहीं चाहता। वहीं एक दूसरी लड़की तुरंत अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने साथियों से कहती है, मैं इसे रोकती हूँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। उसी वक्त दूसरा आदमी हेडक्वार्टर से इमरजेंसी रेनफोर्समेंट्स भेजने की रिक्वेस्ट करता है। अब सबकी नजर उस पोर्टल पर टिकी हुई थी। लड़की धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो ऊंची आवाज में चिल्लाती है, जो भी अंदर है बाहर निकल, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लेकिन अगले ही पल पोर्टल के अंदर से किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। ये देखकर लड़की पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसका शरीर जैसे वहीं जम जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने अभी क्या देखा। तभी वो आदमी जोर से चीखता हुआ पोर्टल से बाहर निकल आता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। दूसरा आदमी भी हैरानी से कहता है, ये सच में इंसान है? लेकिन लड़की का ध्यान किसी और चीज पर था। वो सोचने लगती है कि कुछ देर पहले जो प्रेशर उसने महसूस किया वैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि हाई लेवल डंजन्स के मॉन्स्टर्स भी इतना टेरिफाइंग प्रेशर पैदा नहीं कर पाते थे। तो आखिर ये लड़का है कौन? कुछ देर बाद पूरा मामला शांत हो जाता है। सबको पता चलता है कि ये लड़का एक रिटर्नी है। उसके लिए तुरंत एम्बुलेंस बुला ली जाती है। सीन फिर डॉक्टर के पास लौटता है।
डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद देता है। वो कहता है कि उसका पूरा स्टेटमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस को भेज दिया जाएगा। और अच्छी बात यह थी कि उसकी कंडीशन अब स्टेबल थी। अगर सब ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर जाने ही वाला था कि हमारा हीरो उसे दोबारा बुलाता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, 1000 साल बाद पहली बार मैंने किसी सिविलाइज्ड इंसान से बात की है। मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, असल में धन्यवाद तो उन्हें कहना चाहिए क्योंकि उसने उन्हें एक बेहद अनमोल कहानी सुनाई थी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। चलते चलते वो मन ही मन सोचता है ये लड़का वाकई बड़ा दिलचस्प पेशेंट है। उसकी कहानी इतनी डिटेल में थी कि अगर ये चाहे तो एक शानदार नॉवलिस्ट बन सकता है। उधर अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस में उसकी पूरी फाइल चेक की जा रही थी। वही लड़की रिपोर्ट पढ़ते हुए अचानक रुक जाती है। वो हैरानी से पूछती है, क्या आपको यकीन है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है? सामने बैठा आदमी पूछता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लड़की धीरे से कार्ड उसकी तरफ बढ़ाती है। उस पर साफ लिखा था F रैंक। आदमी शांत आवाज में कहता है, ये एक रेयर F रैंक रिटर्नी का केस है। अफसोस की बात यह है कि अगर ये E रैंक होता तो भी इसे गवर्नमेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिल जाते। लड़की दोबारा कार्ड की तरफ देखती है। अगर ये सच में F रैंक है तो इसका मतलब ये एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान है। लेकिन फिर एक ऑर्डिनरी इंसान पोर्टल के अंदर गया कैसे? और सबसे बड़ी बात, वो वहां से जिंदा वापस कैसे आ गया? उसे पूरा यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई है। आदमी समझाते हुए कहता है कि शायद किस्मत से वो पोर्टल के अंदर चला गया और उतनी ही किस्मत से उसे रिटर्न स्टोन भी मिल गया। उसी दौरान उसके पास डॉक्टर की रिपोर्ट भी पहुंच जाती है। वो लड़की से पूछता है, पढ़ना चाहोगी? लड़की तुरंत रिपोर्ट खोल लेती है। उसमें लिखा था कि ऐसे सिम्टम्स कई रिटर्नीज में देखे जाते हैं। लंबे समय तक दूसरी दुनिया में रहने की वजह से उनका बिहेवियर बदल जाता है। यहाँ तक कि ये लड़का कई बार बिल्कुल वुल्फ की तरह रिएक्ट कर रहा था। ये पढ़ते ही लड़की को अचानक उसकी आंखें याद आ जाती हैं। उसे लगता है कि शायद उसने पहले जो महसूस किया था वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। वो उस आदमी से पूछती है, क्या ये वही रिटर्नी पार्क की फाइल है? आदमी सिर हिलाकर हाँ कह देता है। वो कहता है, भले ही वो सिर्फ F रैंक हो लेकिन आखिरकार वो एक रिटर्नी है, इसलिए उसके साथ उसी हिसाब से व्यवहार किया जाएगा। ये सुनकर लड़की तुरंत कहती है, ये फाइल मैं खुद उसे देने जाऊंगी। आदमी हैरानी से पूछता है, खुद क्यों? लड़की बस इतना जवाब देती है कि मुझे अपनी आंखों से उसे देखना है। समय बीतता है। उसे अर्थ पर वापस लौटे हुए अब 2 हफ्ते हो चुके थे। 1000 साल दूसरी दुनिया में बिताने के बाद अर्थ की हर चीज उसे अजीब लग रही थी। कई बार उसका मन करता कि वो वापस उसी दुनिया में चला जाए, लेकिन अब जब वो लौट चुका था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। इसी दौरान एक नर्स उसके कमरे में आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, खाने का समय हो गया है। फिर वो उसका खाना उसके सामने रख देती है। हमारा हीरो बिना कुछ बोले खाना शुरू कर देता है। आखिर इतने साल जंगल में रहने के बाद हॉस्पिटल का खाना भी उसके लिए किसी दावत से कम नहीं था। लेकिन तभी कमरे के बाहर से वही लड़की अंदर आती है। वो चुपचाप खड़ी होकर उसे बड़े ध्यान से खाते हुए देखने लगती है। कुछ पल बाद हमारा हीरो भी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। तभी पता चलता है कि उस लड़की का नाम जॉय है और वो अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस की तरफ से आई थी। जैसे ही पार्क खड़ा होता है वो अचानक कहता है कि उसे किसी सुनहरे बाल वाले इंसान की सेंट आ रही है और वो जानी पहचानी लग रही थी। वो उसकी बात सुनकर बताती है कि जब वो पोर्टल से वापस आया था तब सबसे पहले उसी से उसकी मुलाकात हुई थी। फिर वो मन ही मन सोचने लगती है, जब ये पोर्टल से बाहर निकला था तब ये किसी इंसान से ज्यादा एक प्रेडेटर जैसा लग रहा था, या फिर शायद इसकी सेंसरी एबिलिटी में ही कुछ गड़बड़ है। उधर पार्क अपना खाना खत्म करता है। फिर आराम से पूछता है, ये अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस आखिर है क्या? लड़की तुरंत उसे घूरने लगती है। फिर पूछती है, तुम मुझसे इतनी कैजुअली क्यों बात कर रहे हो? पार्क बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, क्योंकि मेरी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। लड़की को उसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता। वो समझती है कि अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम रिटर्नीज को दोबारा सोसाइटी में एडजस्ट होने में मदद करना है। फिर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। उनमें रिटर्नीज के लिए जरूरी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। वो कहती है, आराम से पढ़ लेना, कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल बस यहाँ साइन कर दो और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन दे दो। पार्क पेन को हाथ में उठाता है। कुछ पल तक उसे देखता रहता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, 1000 साल बाद फिर से ये चीज देखने को मिली है। और फिर खुद से बड़बड़ाता है, इतना समय बीत गया फिर भी लोग अभी तक पेन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना कहकर वो आराम से डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। उधर जॉय उसे ध्यान से देख रही थी और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या ये लड़का सच में पागल है? कुछ देर बाद वो उसे फिर से आवाज देती है। पार्क उसकी तरफ देखता है। जॉय पूछती है, वहां रहते हुए तुमने ड्राइंग सीखी थी? पार्क सिर हिलाकर कहता है, नहीं, ड्राइंग तो मुझे पहले से आती थी। फिर जॉय दूसरा सवाल पूछती है, तो फिर मैजिक, मार्शल आर्ट्स, कुछ और? पार्क फिर से ना में जवाब देता है। वो कहता है, वो पूरे समय सिर्फ जंगल में रहा था और सरवाइव करने के लिए उसे जो करना पड़ता था बस वही करता था। ये सुनकर जॉय कहती है, मतलब तुम पूरे 10 साल सिर्फ जंगल में भागते रहे? फिर वो समझाने लगती है कि असली रिटर्नी बनने के लिए मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी डायमेंशनल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, तभी कोई पोर्टल क्रॉस कर सकता है। लेकिन उसके केस में इतनी खतरनाक डायमेंशन में सर्वाइव करने के बावजूद वो शायद सिर्फ किस्मत से पोर्टल तक पहुंच गया और उसी किस्मत से उसे रिटर्न स्टोन भी मिल गया। पार्क तुरंत उसकी बात काटकर कहता है, 10 साल नहीं, मैं वहां पूरे 1000 साल था। इस बार जॉय थोड़ा चिढ़ जाती है। वो कहती है, 1000 नहीं, सिर्फ 10 साल, तुम्हें ही कुछ गलतफहमी हुई है। फिर वो उसे उसकी फाइल दिखाती है। उसमें साफ लिखा था कि वो 2015 में गायब हुआ था और 2025 में पोर्टल के जरिए वापस लौटा। पार्क दोबारा डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है और धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि जॉय सच कह रही थी। अर्थ पर सच में सिर्फ 10 साल ही बीते थे। जॉय फिर उसका अवेकेंड आईडी उसे वापस दे देती है। कमरे से निकलते निकलते वो कहती है, हॉस्पिटल में उसने जो नुकसान किया था उसका कुछ खर्चा उसकी पेमेंट से काटा जाएगा। वो कहती है कि रिकवर होते ही सीधे अपने परिवार के पास चले जाना। इतना कहकर जॉय वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही पार्क गहरी सोच में डूब जाता है। वो खुद से पूछने लगता है, क्या मेरा परिवार अभी भी जिंदा होगा? पहले तो उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसे लगता था अगर वो कभी अर्थ लौटा भी तो उसके दोस्त और परिवार कब के मर चुके होंगे। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी कुछ और थी।
अर्थ पर सिर्फ 10 साल बीते थे, लेकिन उसने उस जंगल में अपने 1000 साल पुराने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया था। वो वुल्फ जो इतने लंबे समय तक उसके साथ रहे, अब कभी उसे वापस नहीं मिलेंगे। इसी सोच में डूबा हुआ वो डॉक्यूमेंट्स खोलता है, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि जिस दिन वो गायब हुआ था, उसी दिन उसके माता पिता की मौत भी हुई थी। ये खबर उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी, पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसका छोटा भाई जूनो अभी भी जिंदा था। ये पढ़ते ही पार्क एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है और भागते हुए वापस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर हैरानी से पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? पार्क बिना समय गंवाए कहता है, मेरा छोटा भाई जिंदा है, मुझे उसे ढूंढना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है उसे नहीं लगता कि पार्क अभी सोसाइटी में वापस जाने के लिए मेंटली रेडी है। पहले उसे पूरी सिचुएशन चेक करनी होगी। लेकिन पार्क अब बिल्कुल भी इंतजार करने के मूड में नहीं था। वो गंभीर आवाज में कहता है, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाए, मैं यहाँ परमिशन मांगने नहीं आया। इतने में डॉक्टर हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा करता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी। सीन आगे बढ़ता है। पार्क एक कार में बैठा हुआ था। वो डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए कहता है, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर भी मुस्कुराकर जवाब देता है, हम फिर मिलेंगे। फिर वो ड्राइवर से कहता है, पार्क अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए इसे सेफली इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। कार धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। उधर चॉय डॉक्टर से कहती है, आपने सिर्फ पार्क का पूरा हॉस्पिटल बिल ही नहीं भरा, बल्कि उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया, यहाँ तक कि ड्राइवर भी भेज दिया। फिर वो हैरानी से पूछती है, आपने उसके लिए इतना सब क्यों किया? सेंट्रल ऑफिस तो आमतौर पे एफ रैंक रिटर्नीज पे इतना ध्यान भी नहीं देता। डॉक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि असल में वो उस लड़के की कहानी आगे भी सुनना चाहता था, और वैसे भी उसे जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस का दूर नॉब भी ठीक करवाना था। ये सुनते ही चॉय को कुछ याद आता है कि जब पार्क जल्दी में दरवाजा खोल रहा था, तब उसने पूरा दूर नॉब ही तोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपने ऑफिस में अकेला बैठा उसी टूटी हुई नॉब को देखते हुए कुछ सोच रहा था। फिर वो धीरे से कहता है, ये दूसरी बार है, काफी समय बाद मुझे किसी इर्रेगुलर की स्मेल आई है। उधर पार्क अभी भी टैक्सी में बैठा हुआ था। तभी रेडियो पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। रिपोर्टर बताता है कि आज दोपहर 3 बजे प्रोविंस के एक अनप्रोटेक्टेड फील्ड में मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए थे। ये सब एक छोटे ब्रेकिंग पोर्टल की कैलकुलेशन में हुई गलती की वजह से हुआ था। अब पूरे इलाके को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था। अथॉरिटी का कहना था कि करीब 50 मिनट में सिचुएशन कंट्रोल कर ली जाएगी। 2 मॉन्स्टर अटैक्स को रोक दिया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन में 12 अवेकेंड सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके थे। पार्क पूरे ध्यान से ये खबर सुन रहा था। तभी उसे डॉक्टर की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। डॉक्टर ने बताया था कि उस ग्रेट डिजास्टर के बाद पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अब ये पहले वाली अर्थ बिल्कुल नहीं रही। फिर डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि अगर वो खुद अवेकेंड होता तो कब का अपनी बोरिंग जॉब छोड़कर फील्ड्स में मॉन्स्टर्स का हंट करके करोड़पति बन गया होता। ये सुनकर पार्क पूछता है, ये फील्ड आखिर होता क्या है? डॉक्टर उसका चेहरा देखकर हंस पड़ता है। वो कहता है, लगता है पोर्टल से लौटते वक्त तुम्हारे सिर पर जोर की चोट लगी थी, इतनी बेसिक चीज भी तुम भूल गए? पार्क बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है, हंसना बंद कीजिए और सीधा समझाइए। डॉक्टर फिर समझाना शुरू करता है। 10 साल पहले पूरी दुनिया में एक साथ कई डोर्स खुल गए थे और उसी दिन को ग्रेट डिजास्टर कहा जाता है। यही उनकी दुनिया का पहला डायमेंशनल कन्वर्जेंस था। उसके बाद उनकी दुनिया कई दूसरी डायमेंशन से जुड़ गई और वहीं से मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर हमला कर दिया। सिर्फ एक ही दिन में दुनिया की 10% पॉपुलेशन खत्म हो गई। उस समय की मिलिट्री इतने सारे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए जिन इलाकों में मिलिट्री कमजोर थी वहां मर्सिनरीज भेजे जाने लगे। जो लोग उस डिजास्टर के दौरान गायब हुए थे या बाद में अवेकेंड बने, उन्हें मॉन्स्टर हंटिंग का लाइसेंस दिया गया और वही लोग मर्सनरी कहलाने लगे। पार्क तुरंत पूछता है, तो मैं मर्सनरी कैसे बन सकता हूँ? डॉक्टर जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए ये आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अवेकन होना पड़ता है, उसके बाद अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस का मर्सनरी टेस्ट पास करना पड़ता है। पार्क हल्की सांस छोड़ते हुए कहता है कि सुनने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। समय बीतता है और कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर कहता है, हम पहुंच गए। वो सामने बने एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही एड्रेस दिया गया था। पार्क कार से उतरता है और ड्राइवर का धन्यवाद करता है। फिर वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी ऊपर बैल्कनी से एक बुजुर्ग औरत उसे देखती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो? पार्क जवाब देता है, मैं जूनो से मिलने आया हूँ। वो औरत कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर अजीब सी बात कहती है, अभी तो डायपर पहनने की उम्र है, लेकिन बातें बड़े लोगों जैसी कर रहे हो। ये सुनकर पार्क पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रही है। औरत फिर कहती है, यहाँ अब उस नाम का कोई नहीं रहता, यहाँ से चले जाओ। पार्क सोचने लगता है कि क्या वो गलत एड्रेस पे आ गया, लेकिन तभी उसे घर के अंदर से किसी के झगड़ने की आवाज आती है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचता है। वहीं पास में पड़ा एक नोटिस उठाता है और उसे पढ़कर वो सोचने लगता है कि क्या जूनो पर कोई कर्ज है। कुछ देर बाद पार्क अकेला सड़क पर चल रहा था। चलते चलते वो सोचता है कि जंगल में सबसे ताकतवर का रूल चलता था, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी में पावर का नाम पैसा है। सीन बदल जाता है। अब पार्क एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका था। वो अपना अवेकेंड आईडी कार्ड सामने रख देता है। काउंटर पर बैठी महिला कुछ देर कंप्यूटर चेक करती है, फिर कहती है, आपकी मर्सनरी टेस्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। पार्क तुरंत पूछता है, क्यों? मैं तो एफ रैंक अवेकेंड हूँ। महिला जवाब देती है, यही प्रॉब्लम है, आपका स्कोर मिनिमम रिक्वायरमेंट से 4 पॉइंट्स कम है, इसलिए आप टेस्ट नहीं दे सकते। पार्क हैरानी से कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं 2 हफ्ते पहले ही पोर्टल क्रॉस करके वापस आया हूँ। महिला शांत आवाज में समझाती है कि ऑर्डिनरी लोग अगर पोर्टल क्रॉस करने की कोशिश करें तो उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसे अब भी यकीन नहीं था कि पार्क सच में पोर्टल के अंदर गया था। फिर भी अगर वो चाहे तो अवेकेंड स्कूल ज्वाइन कर सकता है या फिर फील्ड बैटल्स में पॉइंट्स कमाकर अपना रैंक इंप्रूव कर सकता है। उसके बाद वो दोबारा मर्सिनरी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। पार्क बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता है। चलते चलते वो सोचता है ये पूरा सिस्टम कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन तभी उसकी नजर एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे पड़ती है। उस पे लिखा था गॉब्लिन फील्ड, सुओ।
बस यही नाम उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। सीन एक बार फिर बदलता है। अब पार्क फिर से टैक्सी में बैठा हुआ था। वो बाहर बनी विशाल दीवारों को देखकर ड्राइवर से पूछता है, ये वॉल्स आखिर कहाँ तक जाती हैं? ड्राइवर मुस्कुराकर जवाब देता है, पूरे शहर को चारों तरफ से घेरती हैं। फिर वो अपना फोन निकालता है, मैप ऐप खोलकर पार्क को दिखाते हुए कहता है कि पूरा शहर 12 अलग अलग एरियाज में बंटा हुआ है और इन सब के बीच आने जाने के लिए सैकड़ों गेट्स बनाए गए हैं। पार्क पूरे इलाके को ध्यान से देखता है और उसी वक्त वो एक फैसला करता है, उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। कुछ देर बाद उसे अपनी डेस्टिनेशन दिखाई देती है। टैक्सी ड्राइवर कहता है, सुवन फील्ड गेट 27 आ गया। पार्क टैक्सी से उतरता है। सामने फैला हुआ विशाल एरिया देखकर वो कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उस गेट के दूसरी तरफ ही मॉन्स्टर हंटिंग फील्ड मौजूद है। बिना समय गंवाए वो सीधे गेट की तरफ चल पड़ता है। वहाँ 2 सोल्जर्स पूरी सतर्कता के साथ खड़े थे। उनमें से एक पार्क को रोककर पूछता है, यहाँ क्या काम है? पार्क बिल्कुल सीधा जवाब देता है, मैं यहाँ हंट करने आया हूँ। सोल्जर बिना कोई एक्सप्रेशन बदले कहता है, मर्सिनरी लाइसेंस दिखाइए। पार्क आराम से जवाब देता है, मेरे पास नहीं है। ये सुनते ही सोल्जर कहता है, ऑर्डिनरी सिविलियंस का यहाँ आना मना है। लेकिन तभी उनकी नजर दूर से तेज रफ्तार में आती एक कार पे पड़ती है। दूसरा सोल्जर तुरंत चिल्लाता है, एग्जिट बंद करो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार पूरी स्पीड में बैरिकेड तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है और उसके अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक मॉन्स्टर ड्राइवर को जिंदा ही डिवॉर कर रहा था। अगले ही पल कार जाकर जोर से दीवार से टकराती है। दूसरा सोल्जर तुरंत इमरजेंसी स्क्वाड को कॉल करता है। मॉन्स्टर कंटेनमेंट इमीडिएटली। कुछ ही सेकंड में सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। तभी वो मॉन्स्टर धीरे धीरे कार से बाहर निकलता है। कमांडर जोर से आदेश देता है, फायर! और अगले ही पल सैकड़ों गोलियां मॉन्स्टर के ऊपर बरसने लगती हैं। कुछ ही देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है। सोल्जर्स रिपोर्ट करते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है। गेट से निकला मॉन्स्टर एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन तभी एक सोल्जर इधर उधर देखकर पूछता है कि वो लड़का कहाँ गया। दूसरा जवाब देता है, शायद मॉन्स्टर देखकर डर गया होगा और भाग गया। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। उधर पार्क पहले ही वहां से निकल चुका था। चलते चलते वो खुद से कहता है, ये फील्ड तो है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ की हर चीज साफ महसूस हो रही थी। फिर वो सोचता है कि अगर उसे यहाँ बार बार आना है तो अब उसे अपनी एक कार भी खरीदनी पड़ेगी। चलते हुए वो चारों तरफ नजर डालता है। उसे देखकर यकीन ही नहीं होता। सूल सिटी को छोड़कर बाकी लगभग सारे शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। धीरे धीरे रात हो जाती है। पार्क आसमान की तरफ देखकर कहता है, ये अंधेरा कितना फैमिलियर लगता है। फिर वो खंडहर बन चुके शहर के अंदर चलना शुरू कर देता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अब हंट करने का टाइम है। कुछ ही कदम चलते ही वो अचानक घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले से थोड़ा भारी लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर सामने कुछ ऊंची बिल्डिंग्स पर पड़ती है और अगले ही पल वो पूरी स्पीड से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वो आसानी से दीवारों पर चढ़ते हुए सबसे ऊपर पहुंच जाता है। बिल्डिंग की सबसे ऊंची जगह पर पीछे चमकता हुआ चांद और सामने खड़ा पार्क। पूरा सीन किसी मूवी के जैसा लग रहा था। पार्क अपनी आंखें बंद करता है और पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करके अपनी सेंसेस एक्टिवेट कर देता है। वो आसपास की हर छोटी बड़ी हलचल महसूस करने लगता है। कुछ सेकंड बाद वो अचानक अपना सिर दाईं ओर घुमाता है। यहीं बस इतना कहकर वो बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे छलांग लगा देता है। वो इतनी आसानी से उतरता है जैसे ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं करती। फिर वो सुनसान रास्तों से गुजरते हुए एक अंधेरी गली के सामने पहुंचता है। वहां का माहौल देखकर ही समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। गली के आखिर में गॉब्लिन्स का एक झुंड एक अकेले बेबस डॉग को घेर चुका था। उनके मुंह से टपकती लार साफ बता रही थी कि वो उसे अपना अगला खाना बनाने वाले हैं। लेकिन वो छोटा डॉग भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ रहा था। तभी अंधेरे में से धीरे धीरे एक परछाई बाहर निकलती है और सामने आता है हमारा प्रोटैगोनिस्ट। वो डॉग की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्या मदद चाहिए? शायद उस डॉग की आंखों में इसका जवाब पहले से ही था, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गॉब्लिन्स ने अपना टारगेट बदल लिया था। अब उनका निशाना पार्क था। ये देखकर पार्क के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल वो पूरी स्पीड से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। एक ही पल में वो घूमकर पहले गॉब्लिन के पीछे पहुंच जाता है और ऐसा मुक्का मारता है कि उसका सिर सीधा उसके शरीर के अंदर धंस जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ और भी अजीब होने लगता है। पार्क के सामने लगातार सिस्टम विंडोज खुलने लगती हैं। एक के बाद एक एरर मैसेजेस दिखाई देने लगते हैं। पार्क खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम उसके एक्शंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब तक वो ये सब समझने की कोशिश करता है, बाकी गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब ये इंसान बच नहीं पाएगा। लेकिन उनका ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एक सेकंड में ही खत्म हो गया क्योंकि पार्क ने एक एक करके हर गॉब्लिन के दांत एक ही पंच में तोड़ दिए। कुछ ही पलों में पूरा गॉब्लिन पैक जमीन पर पड़ा था। अब सिर्फ आखिरी गॉब्लिन बचा था। अपने साथियों का हाल देखकर वो घबराकर भागने लगता है। जान बचाने के लिए वो एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, लेकिन यहीं उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। ऊपर पहुंचकर वो पीछे मुड़कर देखने लगा। पार्क पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। उसने बिना कुछ कहे गॉब्लिन को पकड़कर सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और उसी के साथ उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जमीन पर उतरते ही पार्क के सामने एक और सिस्टम विंडो खुल जाती है। इस बार उस पर लिखा था एरर, अनेबल टू डिस्प्ले क्लास एबिलिटीज। ये मैसेज देखते ही उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद लौट आती है, करीब 100 साल पहले की, जब वो बिना कपड़ों के जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसी वक्त उसने पहली बार स्टेटस पॉइंट्स कमाने शुरू किए थे। अब वो सोचने लगा कि क्या अर्थ पर वापस आने के बाद भी ये सिस्टम काम कर रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यही एरर मेरे शरीर के पहले से कमजोर होने की वजह है? इसी बीच उसके सामने एक नई विंडो खुलती है, अचीवमेंट शॉप। नाम देखकर ही उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो तुरंत उसे ओपन करता है। उसके पास टोटल 7 पॉइंट्स थे जिनसे वो कुछ आइटम्स खरीद सकता था। आइटम्स बहुत खास नहीं थे, लेकिन उसने उनमें से कुछ चुन लिए और अगले ही पल वो सारी चीजें उसके सामने हवा में प्रकट हो गईं। पार्क अभी उन स्नैक्स को खाने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो वहाँ वही डॉग था जिसे उसने कुछ देर पहले बचाया था, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा पपी भी था। पार्क धीरे धीरे उनके पास जाता है, फिर डॉग के शरीर पर हाथ रखता है
और उसे समझ आ जाता है कि वो मर रहा है। डॉग भी जैसे समझ चुका था कि अब वो ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। शायद उसे पार्क पर भरोसा हो गया था, इसलिए उसने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन पार्क इतनी आसानी से उसे जाने देने वाला नहीं था। बिना कुछ बोले डॉग की आंखें जैसे उससे सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये सुनकर पार्क कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वो अपनी पॉकेट से एक स्नैक निकालता है और धीरे से डॉग के सामने रख देता है। उसके बाद पार्क उठकर गॉब्लिन्स की लाशों की तरफ बढ़ता है। कुल 7 गॉब्लिन्स मारे गए थे। रात धीरे धीरे बीत जाती है और सूरज निकलने तक वो अपना काम पूरा कर चुका था। उसने उस डॉग के लिए, जिसने अपने बच्चे की रक्षा करते हुए जान दी थी, एक छोटी सी कब्र बनाई। फिर कुछ देर वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उधर एरिया 27 के एंट्रेंस पर भारी ट्रैफिक लगा हुआ था। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की चिल्लाहट और अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन तभी अचानक से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सामने से एक आदमी अपने कंधों पर कई मरे हुए गॉब्लिन्स उठाए चला आ रहा था। भले ही वो मर चुके थे, लेकिन उन्हें देखकर भीड़ अपने आप पीछे हटने लगी। वो आदमी कोई और नहीं, पार्क था। उसने उन गॉब्लिन्स की बॉडीज बेच दी और बदले में उसे 10,000 से भी ज्यादा की पेमेंट मिली। लेकिन असली कमाई बॉडीज की नहीं थी, बल्कि उनके अंदर मौजूद क्रिस्टल्स की थी। वही सबसे कीमती लूट थी, क्योंकि उसके नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए उसे पूरी पेमेंट सीधे कैश में मिली। इतने सारे पैसे देखकर पार्क सोचने लगता है कि अगर सिर्फ गॉब्लिन से इतनी अर्निंग हो सकती है, तो डंजन्स में जाकर और क्रिस्टल्स कलेक्ट करके वो कितना कमा सकता है। सीन बदल जाता है। शहर के दूसरी तरफ एक ट्रक एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ा था। अंदर एक आदमी अपने पुराने दोस्त से बातें कर रहा था, साथ ही अपने बच्चे के लिए एक चॉकलेट बार भी खरीद रहा था। कुछ देर बाद वो वापस ट्रक में बैठता है। आज का दिन काफी शांत बीता था। अब वो बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, पर उसकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। घर लौटते वक्त अचानक पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, पार्क जुन हो। वो पलट भी नहीं पाता कि अगले ही सेकंड एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है और वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। सामने वाला आदमी हंसते हुए कहता है, काफी समय हो गया, हमें लगा था ये अपने बच्चे को छोड़कर भाग गया होगा। जुन हो ऊपर देखता है और सामने वाले को पहचान लेता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, बाकी लोग भी उस पर टूट पड़ते हैं। उसे लगातार मारते हुए कहते हैं, लगता है पिछली बार से थोड़ी हालत सुधर गई है। पता है हम कितनी बार यहाँ आ चुके हैं। मार खाते खाते जुन हो कांपते हुए अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है। वो कहता है, आज मुझे बस इतने ही मिले हैं। सामने वाला आदमी पैसे गिनता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, हर महीने 8,000 देने थे, ऊपर से 6,000 से ज्यादा इंटरेस्ट भी हो चुका है, अभी भी पैसे कम है। जुन हो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज बस 3 दिन और दे दो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक और मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। वो आदमी गुस्से में चिल्लाता है, पता भी है 3 दिन का इंटरेस्ट कितना होता है, झूठ बोलना बंद कर। उसी वक्त किसी की आवाज आती है, जुन हो। सबका ध्यान एक साथ उस तरफ चला जाता है। जुन हो भी ऊपर देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसके सामने उसका बड़ा भाई पार्क जिंदा खड़ा था। पार्क धीरे धीरे उसके पास आता है और शांत आवाज में पूछता है, तुम जुन हो? ये सवाल सुनते ही जुन हो के दिमाग में पुरानी यादें लौट आती हैं। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब स्कूल के दिनों में कुछ लड़के उसे बुरी तरह परेशान किया करते थे और पार्क खड़ा होकर ये सब देख रहा होता था। बेबस जुन हो उससे मदद मांगता है, लेकिन पार्क बिना कुछ बोले उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। उसकी पूरी जिंदगी में उसका बड़ा भाई कभी उसकी मदद नहीं कर पाया। फ्लैशबैक आगे बढ़ता है। पूरे देश में रहस्यमयी एक्सप्लोजन्स की खबरें फैलने लगती हैं और उन्हीं धमाकों के साथ आसमान में लाल रंग के गोल पोर्टल्स एक एक करके खुलने लगते हैं। ये सब अपनी आंखों से देखकर जुन हो पूरी तरह सदमे में पड़ जाता है। फ्लैशबैक आगे बढ़ता है। जुन हो पूरी ताकत से अपनी माँ के कमरे की तरफ भागता है। उसे देखकर उसके माता पिता राहत की सांस लेते हैं। उन्हें खुशी थी कि कम से कम उनका एक बेटा तो सुरक्षित वापस आ गया। इसी दौरान आसमान में मौजूद एक विशाल आंख सीधे जुन हो को घूर रही थी और वो अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। सीन वापस प्रेजेंट में लौटता है। पार्क अपने छोटे भाई को देखकर हल्की मुस्कान देता है। वो कहता है, पिछली बार से काफी बड़ा हो गया है। जुन हो की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, मुझे लगा था तुम मर चुके हो। लेकिन तभी उन लोगों में से एक बदमाश बीच में बोल पड़ता है। वो पूछता है, ये सच में तेरा बड़ा भाई है? उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि पार्क सीधे उसका सिर पकड़ लेता है और उसे इतनी जोर से फेंकता है कि वो कई मीटर दूर जाकर गिरता है। जुन हो ये देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। बाकी दोनों गुंडे भी डर के मारे वहीं जम जाते हैं। पार्क बिना उनकी तरफ देखे अपने भाई से पूछता है, तुम ठीक हो? जुन हो सिर हिलाकर कहता है, हाँ। लेकिन तभी दूसरा गुंडा गुस्से में पार्क पर हमला करने दौड़ पड़ता है। पार्क आराम से उसे एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाया था। किक लगते ही उस आदमी की टांग सीधे टूट जाती है। वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। अब आखिरी गुंडा पूरी तरह कांप रहा था। उसे समझ आ चुका था कि सामने खड़ा इंसान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक अवेकेंड है। पार्क उसकी तरफ देखकर कहता है, आओ तुम भी कोशिश कर लो। लेकिन वो आदमी तुरंत हाथ जोड़ देता है और घबराकर कहता है, मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो, मैंने तो इन्हें छोड़ देने के लिए ही कहा था। कुछ पल तक पार्क उसे देखता रहता है, फिर अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है, ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। अब रात हो चुकी थी। वही बुजुर्ग औरत घर के बाहर खड़ी थी। पार्क और जुन हो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। वो जुन हो से पूछती है, पक्का यही तुम्हारा भाई है? जुन हो बिना झिझक जवाब देता है, हाँ। पार्क मुस्कुराकर उसे ग्रैंडमा कहता है, फिर हाथ में पकड़ा मीट दिखाते हुए बोलता है, आपके लिए थोड़ा मीट लाया हूँ। ग्रैंडमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर फैमिली हो, अंदर आ जाओ। फिर वो बताती है, छोटा बच्चा अपने पापा का इंतजार करते करते सो गया। घर के अंदर एक छोटा लड़का गहरी नींद में सो रहा था। पार्क धीरे से पूछता है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? जुन हो मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, इसका नाम गंग हो है और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। पार्क फिर पूछता है, इसकी माँ कहाँ है? जुन हो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, वो अपनी नई जिंदगी जीने चली गई और इसमें गलती जुन हो की ही थी। वो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए पार्क बात बदलते हुए कहता है, चलो आज साथ में ड्रिंक करते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई एक साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे।
जुनहो ग्लास हाथ में लेकर कहता है पार्क के गायब होने के बाद उसे हमेशा यही लगा कि वो मर चुका है, लेकिन आज वो उसके सामने बैठा था और सबसे अजीब बात इन 10 सालों में उसकी शक्ल तक नहीं बदली। पार्क सीधे मुद्दे पर आता है। वो पूछता है कुल कितना कर्ज है। जुनहो जवाब देता है करीब 2,20,000, लेकिन फिर तुरंत मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, अब मेरी नौकरी है, धीरे धीरे सब चुका दूंगा। पार्क पूछता है क्या काम करते हो। जुनहो बताता है कि वो एक लॉजिस्टिक सेंटर में काम करता है। पार्क फिर पूछता है जो ट्रक बाहर खड़ा है क्या वो तुम्हारा है। जुनहो सिर हिलाकर कहता है नहीं, वो उसकी ग्रैंडमा के बेटे का था, उसने बस उसे रेंट पर लिया हुआ है। पार्क दोबारा पूछता है और ग्रैंडमा का बेटा क्या करता था। जुनहो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है ग्रेट डिजास्टर के दौरान उसकी मौत हो गई। तभी अंदर सो रहा छोटा बच्चा जाग जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे अपने सामने एक डॉग दिखाई देता है। वो इधर उधर देखता है और फिर अपने पापा को देख लेता है। जुनहो मुस्कुराकर पूछता है उठ गए मेरे शेर। बच्चा शर्माते हुए पार्क की तरफ इशारा करता है। ये कौन है। जुनहो प्यार से जवाब देता है ये तुम्हारे अंकल हैं, हेलो बोलो। थोड़ी देर बाद वो छोटा बच्चा डॉग के साथ खुशी खुशी खेलने लगता है। ये देखकर जुनहो मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि उसका बेटा हमेशा से एक डॉग चाहता था। तभी पार्क अचानक कहता है चलो साथ में काम करते हैं। जुनहो हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मतलब। पार्क जवाब देता है सारा काम मैं करूंगा, मुझे बस तुम्हारे ट्रक की जरूरत पड़ेगी। जुनहो और भी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है आखिर करना क्या चाहते हो। पार्क बिना झिझक जवाब देता है मॉन्स्टर हंटिंग। ये सुनते ही जुनहो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सीन बदलता है और अब हम फिर से अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस पहुंचते हैं। लड़की मुस्कुराते हुए पार्क से कहती है कांग्रेचुलेशंस। पार्क अब ऑफिशियली एक अवेकेंड के तौर पे रजिस्टर हो चुका था और सबसे हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ एक ही दिन में उसके स्टैट्स पहले से बढ़ चुके थे। पार्क अपना कार्ड देखते हुए पूछता है तो अब मैं एफ रैंक ड्रुइड हूँ। लड़की हाँ में सिर हिलाकर कहती है अब वो अपने अवेकेंड आईडी से बैंक अकाउंट भी खोल सकता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है। फिर वो उसे एक छोटा सा बॉक्स देती है। मुस्कुराकर कहती है अवेकेंड रजिस्टर होने की खुशी में ये हमारी तरफ से एक छोटा गिफ्ट है। फिर जाते जाते उसे याद दिलाती है कि अवेकेंड सेंट्रल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना और जितनी हो सके उतनी डायमेंशनल एनर्जी कलेक्ट करना, क्योंकि यही तुम्हें एक दिन रैंकर बनाएगी। और अब जब वो ऑफिशियली अवेकेंड बन चुका है तो उसे पेंशन समेत कई दूसरे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फिर वो पार्क से पूछती है तुम्हें स्टेटस विंडो खोलना आता है। वो बताती है कि हाल ही में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से सिस्टम में कई चेंजेस किए गए हैं। ये सुनते ही पार्क बिना कुछ बोले एक कीवर्ड बोलता है और अगले ही पल उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है। उसमें उसकी पूरी प्रोफाइल और सारे स्टैट्स साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। पार्क कुछ सेकंड तक उस स्क्रीन को घूरता रहता है, फिर उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है क्योंकि उसके स्टैट्स उम्मीद से भी ज्यादा कम है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।